नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज देश में मोदी के खिलाफ 106 मुसलमानों का प्लान नाकाम हो गया। आतंक के खिलाफ देश की सबसे बड़ी एजेंसी ने 13 राज्यों में 202 जगहों पर एक साथ छापे मारकर एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था पर पड़े इन छापों में देश के खिलाफ रची जा रही एक सफेद पोश साजिश के सबूत मिले हैं। आज छापे पड़े, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन ये छापे क्यों पड़े और इन छापों का मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाली ज़कात फंड से क्या रिश्ता है, यह इंडिया टीवी आपको बताएगा। तेरह राज्यों में रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक 202 जगह पर एक साथ छापे। एनआईए, ईडी की ज्वाइंट रेड, एटीएस, पुलिस, पैरामिलिट्री की मदद और 106 पीएफआई एक्टिविस्ट और ऑफिस बियर्स अरेस्ट। हिरासत में लिया है। ये माना जा रहा है कि उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और किस जगह से फंडिंग होती थी, यानी टेरर फंडिंग का कोई लिंक है या जो भी उनके भाषण या जो भी रैलियां हुई हैं उसमें कहां से पैसा आया है। इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है और ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में पीएफआई का संगठन कई जिलों में पैर फैला चुका है और कई ऐसी गतिविधियों में शामिल था जिन पर नजर बहुत पहले से इंटेलिजेंस ब्यूरो की थी। जब भारत सो रहा था तो आतंक को रोकने वाली सबसे बड़ी फोर्स एनआईए ने 4 घंटे में कैसे 13 राज्यों में छापे मारे और 106 लोगों को अरेस्ट किया, इसकी तैयारी देखिए। दिल्ली के गृह मंत्रालय में एक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया था। उसके नीचे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए 6 कंट्रोल रूम बनाए गए थे। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 200 एनआईए पर्सनल फील्ड पर उतारे गए। इसमें एनआईए के 16 एसपी, 4 आईजी, 1 एडीजी शामिल थे और इनको सुरक्षा कवर देने के लिए 5000 राज्य पुलिस, पैरामिलिट्री के जवान अधिकारी एक्टिव थे। छापे के लिए जरूरी जानकारी और सबूत का सपोर्ट देने के लिए 200 लैपटॉप्स में जरूरी कागजात और जानकारी भरी गई। इसके साथ 100 मोबाइल फोन्स में भी बैंक डिटेल्स और दूसरी जानकारी रेड टीम को दी गई। छापों को बखूबी अंजाम देने के लिए 7 दिन से रेकी चल रही थी और अंत में 8वें दिन बेहद गुप्त तरीके से 13 राज्यों में 202 जगह रात 1 बजे एक साथ छापे शुरू हुए और 5 बजे खत्म हो गए। 4 घंटे में 106 लोग अरेस्ट हो गए। खुफिया विभाग की प्रमुख विंग कमिश्नर ऑफ स्पेशल ब्यूरो ने जो जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों से साझा की है, उसके मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। खुफिया एजेंसियों से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक पुणे को इस वक्त पीएफआई ने अपना हब बनाया हुआ है और औरंगाबाद, जालना, बीड़, परभणी, लातूर और मराठवाड़ा के अन्य ग्रामीण इलाकों में नए युवकों को रिक्रूट करने में जुटा हुआ है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो अमरावती के उमेश कोल्हे की हत्या में शामिल साजिश करता थे, उनसे पूछताछ में भी एनआईए को कुछ जानकारियां सामने आई है, जिसमें JUA एक संस्था का नाम सामने आया है, तबलीगी जमात एक संस्था का नाम सामने आया है और ये दोनों संस्थाएं कहीं ना कहीं पीएफआई के साथ जुड़कर महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में नए लड़कों को रिक्रूट करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और उन्हें देश और सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान देने की बातें सिखाने में मशगूल नजर आई है। छापे से मची हलचल ने विरोध का रूप लिया। देश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। सड़कों पर छापों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो उधर दिल्ली की रायसीना हिल्स में बने केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बैठक भी शुरू हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल, एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता सहित दूसरे अधिकारी शामिल थे। होम मिनिस्टर अमित शाह को यह भी ब्रीफ किया गया कि आने वाले दिनों में
पीएफआई के खिलाफ जिस तरीके से एविडेंसेस हैं, वीडियो एविडेंसेस, टेरर फंडिंग के एविडेंस, उसके अलावा टेरर लिंकेज, और यही नहीं बल्कि रेडिकलाइज करने के साथ साथ युवाओं को भटकाना ताकि वो दूसरी बैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सके, इस बात की गंभीरता बढ़ाती है। और इसीलिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि पीएफआई को बैन करने का प्रोसीजर शुरू हो जाए। और इसकी पूरी ब्रीफिंग आज होम मिनिस्टर अमित शाह को दी गई डीजी एनआईए के द्वारा। दक्षिण भारत के केरल में 2006 में पीएफआई का जन्म हुआ था। इसके पहले ये नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के रूप में एक्टिव थी। फिर ये आगे बढ़ी और तमिलनाडु में इसने मनिथा नीति पसराई से रिश्ते जोड़े। कर्नाटक में फोरम फॉर डिग्निटी, नेशनल वुमेन फ्रंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इससे जुड़ते गए और वर्तमान स्वरूप में पीएफआई का जन्म हुआ, जिसने खुद को मुस्लिम हितों के रक्षक के रूप में बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया। अगर इंडिया में कोई एक कम्युनिटी थी जिसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी थी। मुस्लिम कम्युनिटी ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए हम प्राइम टारगेट हैं। प्राइम टारगेट की वजह से आज हम इंडिया में देख रहे हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मुस्लिम इज अ क्राइम। नमाज पढ़ना क्राइम, हलाल खाना क्राइम, हिजाब पहनना क्राइम, अजान क्राइम, मस्जिद क्राइम, हर चीज क्राइम। क्या है बुलडोजर? कितने आरएसएस वालों के घरों में बुलडोजर आए? क्यों ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में आ रहे हैं? क्यों? गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज है। लेकिन वक्त के साथ पीएफआई का नाम देश में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में आने लगा और फिर जब जांच शुरू हुई तो उसके चेहरे से नकाब उतरने लगे। पीएफआई के पीछे एनडीएफ और उसके पीछे सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और उसके पीछे आईएम, इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों के तार दिखने लगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोग पीएफआई को अल्पसंख्यकों और वंचितों के हक के लिए लड़ने वाला एक सामाजिक संगठन कहते हैं। लेकिन आज नहीं बल्कि साल 2010 में ही सामाजिक तंजीम का मुखौटा पहने पीएफआई का असली चेहरा उस वक्त सामने आ गया था जब ईश निंदा के विवाद से घिरे एक प्रोफेसर की हथेली काटने के आरोप में पीएफआई के 2 सदस्यों को केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीएफआई के कुल 27 सदस्यों पर कोर्ट में ये मामला चला। साल 2012 में केरल सरकार ने खुद हाईकोर्ट में ये कहा कि पीएफआई और कोई नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामी चरमपंथी संगठन सिमी का ही दूसरा रूप है, और उस वक्त ही केरल सरकार ने पीएफआई पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। 16 साल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने देश के 13 से अधिक राज्यों में छोटी छोटी संस्थाओं के माध्यम से मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। पीएफआई का मकसद देश में पढ़े लिखे और शहरों में रहने वाले मुस्लिमों की ऐसी फौज तैयार करना बताया जाता है जो वक्त पड़ने पर मुस्लिम हित के नाम पर खड़ी की जा सके। पीएफआई उस स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहती है जिसमें मुस्लिमों को कट्टरपंथी कहा जाता है और उन्हें मदरसा, मौलवी, मस्जिद से जोड़कर खारिज कर दिया जाता है। कहने का मतलब पीएफआई भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए ओवरग्राउंड वर्कर तैयार करना चाहती है जो सफेद पोश हो और आधुनिक मुद्दों पर भारत की सरकार को घेर सके। अब हम आपको एक नक्शे की मदद से बताते हैं कि दिल्ली में हेडक्वार्टर बनाकर पीएफआई ने मानवाधिकार, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, छात्र अधिकार, वकीलों के अधिकार के नाम पर देश भर में कैसे अपना मायावी चेहरा तैयार किया था, जो ऊपर से आधुनिक था लेकिन उसके नीचे कुछ और ही छिपा हुआ था। आज जो छापे पड़े हैं उसमें पीएफआई के साथ जिन संस्थाओं की जांच चल रही है वो इसकी गवाही देंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एम्पावर्ड फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल, नेशनल वुमेन फ्रंट, वुमेन इंडिया मूवमेंट। पीसी 120B यानी बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। एनआईए ने अब तक की जांच में यह पाया है कि पीएफआई के कई घटक टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने में संलिप्त पाए गए हैं और इन्हीं की जांच करने के लिए महाराष्ट्र के 10 जिलों में
ताबड़तोड़ रेड की गई। अब हम आपको 12 नाम बताते हैं जो आतंक के नाम पर बैन संगठन सिमी से जुड़े थे और अब पीएफआई के महत्वपूर्ण पदों पर हैं। एम अब्दुल रहमान, अबू बकर, प्रोफेसर पी कोया, अब्दुल हमीद, अहमद शरीफ, शाहिद खोट, ओ सलाम, अनीस अहमद, अफसर पासा, मोहम्मद अली जिन्ना, MS इस्माइल। यूपी ATS ने कुछ दिन पहले इन नामों का खुलासा किया था। केरल और कर्नाटक के पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 10 सालों में पीएफआई के खिलाफ सांप्रदायिक हत्या के 35, हत्या की कोशिश के 96 और दोनों राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के 136 मामले दर्ज हुए हैं। अप्रैल के महीने में केरल में हिंदू कार्यकर्ता श्रीनिवासन की बर्बर हत्या के आरोप में पकड़े गए पीएफआई के आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि उनके पास नॉर्थ केरल के बीजेपी और आरएसएस के सभी नेताओं की बारीक से बारीक जानकारी मौजूद है ताकि 24 घंटों के नोटिस के अंदर वो उनकी हत्या कर सकें। कर्नाटक की बात कर लें तो बेंगलुरु दंगे से लेकर हिजाब विवाद तक और हाल ही में 3 हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में भी पीएफआई का नाम ही सामने आया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक्शन और राजनीतिक जलसों की जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि वो शिक्षण संस्थान, गैर सरकारी संगठन, सरकारी नौकरी के कोचिंग सेंटर, प्रेशर ग्रुप, आंदोलन, ह्यूमन राइट्स, धार्मिक अधिकार, अल्पसंख्यक जागरूकता के नाम पर हर उस जगह पर अपने पैर फैला चुकी है जो पहली नजर में आपत्तिजनक नहीं लगते हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग में कही जाने वाली बातें, बांटे जाने वाले लिटरेचर और गतिविधियों से जुड़े लोगों के इतिहास को देखते हैं तो समझ में आता है कि पीएफआई भारत में आक्रामक इस्लाम को बढ़ावा देना चाहता है। सीएए कानून के विरोध में जो हिंसा और प्रदर्शन हुई उसमें भी पीएफआई का हाथ मिला। पीएफआई की रणनीति है कि मुस्लिम युवाओं की ऐसी फौज तैयार की जाए जो कानूनी पचड़े में फंसे बिना भारत को इस्लामिक तरीके से चलाने की आजादी दिलवा सके। पीएफआई के पूर्वज संगठनों का मकसद भी भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना बताया जाता है। छापों में ईडी के शामिल होने की वजह आपके मन में सवाल उठा रही होगी तो आपको बता दें कि पीएफआई का सारा खेल जिस पैसे के बल पर चल रहा है वो भी देश के लिए बहुत चिंता की बात है। अरब देशों में ज़कात के नाम पर इकट्ठा हुआ पैसा मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर दुनिया भर में फैलाया जाता है। इसका सबसे बड़ा केंद्र पहले कश्मीर था, लेकिन वहां पर सरकार के कड़े नियम लागू होने के बाद इस पैसे पर रोक लग गई है। अब ज़कात का ये पैसा पीएफआई की ओर आ रहा है। पीएफआई ज़कात के पैसे से भारत में वो काम कर रहा है जिसमें कानून लागू करने वाली एजेंसियों को बहुत कमियां मिल रही हैं और कई बार उनके देश विरोधी होने के आरोप भी लगते हैं। इस्लाम के 5 प्रमुख सिद्धांतों में से एक है ज़कात, यानी हर मुसलमान अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धार्मिक दान में दे और इसी दान को ज़कात कहा गया है। माना जाता है कि ज़कात मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला धन है। ईडी ने दिल्ली पीएफआई प्रेसिडेंट परवेज के यहाँ जब पहले छापेमारी की थी तो उसके पास से एक टैब जब्त किया गया था। दावा किया गया कि उसमें उसके और दिल्ली की एक राजनीतिक पार्टी के सांसद के बीच काफ़ी बातचीत हुई थी। ये बातचीत शाहीन बाग में सीएए के प्रदर्शनों को लेकर हुई थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि ज़कात के पैसे से पीएफआई भारत में देश विरोधी माहौल बनाती है, इसलिए अब ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत भी पीएफआई की जांच कर रही है। एनआईए और ईडी ने अपने अभी तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में 106 से ज्यादा पीएफआई कैडर की गिरफ्तारी की है। आरोप है संगीन कि इन्होंने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, रेडिकलाइज करने की कोशिश की और इसीलिए ईडी ने गिरफ्तारी की है। लेकिन अब ईडी और एनआईए ने टेरर फंडिंग से लेकर यूएपीए के तहत जो मामले दर्ज किए हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है। वीडियो एविडेंसेस, उसके अलावा बाकी डिटेलिंग ये बताती है कि इस समय अगर पीएफआई के ऊपर ऐसे ही और संगीन आरोप लगे तो जल्द ही सिमी की तरह पीएफआई को भी बैन किया जा सकता है। और एनआईए के टॉप ऑफिशियल्स के मुताबिक अगर संगीनता ऐसी ही दिखती है कि जिस तरह से पीएफआई देश में अलग अलग जगहों पर हिंसक वारदातों पे और देश के खिलाफ उग्र करना, रेडिकलाइज करना जारी रख रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पीएफआई को बैन भी किया जा सकता है। और यही
ईडी और एनआईए की जॉइंट ऑपरेशन का आउटकम भी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे साजिश रची गई, इसका खुलासा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एक चार्जशीट से हुआ है। अहमदाबाद सेशंस कोर्ट में एसआईटी ने 100 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट के पन्ने गुजराती में हैं, लेकिन देश और दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं 100 पन्नों की है। हमने इस चार्जशीट को बहुत गौर से पढ़ा, एक एक पॉइंट का हिंदी में अनुवाद किया और इसमें चौंकाने वाली बात पता चली। नरेंद्र मोदी को सजाए मौत दिलाने की साजिश थी। गवाहों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, झूठे सबूत बनाए गए, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, एक प्लान बनाया गया जिसके तहत कुछ लोग नरेंद्र मोदी को कड़ी सजा दिलाना चाहते थे। कौन थे ये लोग, इन्होंने कितने साल तक ये प्लान बनाया और कैसे ये पूरा का पूरा प्लान फेल हुआ, इसकी साजिश नाकाम हुई, निर्णय कपूर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझते हैं। मोदी को फंसाने के लिए बहुत गहरा षड्यंत्र रचा गया। साजिश का पहला हिस्सा था नरेंद्र मोदी की जान से खेलना। साजिश इतनी खतरनाक थी कि कुछ लोगों ने प्लान बनाया नरेंद्र मोदी को फांसी दिलाना। ये कौन लोग थे, थोड़ी देर में बताएंगे। सोचिए, जो आज देश के पीएम हैं, 8 साल से देश चला रहे हैं, जो 13 साल गुजरात के सीएम रहे, 2002, 2007, 2012 में जिन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते, उस नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए 20 साल पहले फर्जी केस बनाए गए, फर्जी दस्तावेजों का जुगाड़ किया गया, फर्जी गवाह खड़े किए गए। कुछ लोगों ने सबसे पॉपुलर सीएम को सजाए मौत दिलाने के लिए फेक स्क्रिप्ट लिखी। मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म करने की प्लानिंग थी। मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है, ये उनकी जिद है। ये हम मोदी को नीचा दिखा करके रहेंगे, हम मोदी को नीचा गिरा करके रहेंगे। मोदी को खत्म करने की सुपारी किसने ली थी, किसके कहने पर यह पूरी पटकथा लिखी गई, पूरा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, गवाह कब, कहां और कैसे बदले गए, इन सारे सवालों के जवाब गुजरात दंगों की जांच कर रही एसआईटी की उस चार्जशीट में है जो उसने फाइल की है। यह चार्जशीट वैसे तो गुजराती में है, मगर इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए एक एक करके इस चार्जशीट के सारे पन्ने खंगालते हैं। किस पन्ने में क्या लिखा है, मोदी को फंसाने की साजिश रचने वाले किस कैरेक्टर के बारे में क्या कहा गया है, 1 बाय 1 आपको हर सवाल का जवाब देते हैं। मोदी को फिनिश करने के लिए जो फेक स्क्रिप्ट लिखी गई, उसकी राइटर तीस्ता सीतलवाड़ थी। मोदी को रास्ते से हटाने वाली तीस्ता की टीम के 2 अहम खिलाड़ी थे, रिटायर्ड डीजीपी आरबी श्री कुमार और फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट। इन दोनों के अलावा एक तीसरा नाम भी था और वो थे कांग्रेस के पूर्व नेता और सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सारे कैरेक्टर्स एक ऐसा फूल प्रूफ प्लान रेडी करना चाहते थे जिससे मोदी को संभलने का मौका तक न मिले और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा सके। चार्जशीट के मुताबिक दंगों के बाद तीस्ता सीतलवाड़, अहमद पटेल, संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार, इन सब ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया, यानी चारों एक दूसरे के संपर्क में आए और एक बार नहीं, कई मौकों पर इन चारों ने एक दूसरे के साथ अलग अलग मीटिंग्स की। तीस्ता सेतलवाड़ और अन्य 2 एक्यूज आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट, ये सबसे पहली बार गुजरात दंगों के करीब 4 महीने बाद दिल्ली में अहमद पटेल के घर पर मिले थे और वहीं पे इन्होंने मिलकर के पूरी साजिश को कैसे अंजाम दिया जाएगा इसकी प्लानिंग की। और उसके बाद कई बार तीस्ता सेतलवाड़
इन दोनों एक्यूज के घर पर उनसे मिली और अक्सर उसमें यही बात होती थी कि कैसे दंगा पीड़ितों के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा किया जाए और उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश में एक पुख्ता केस तैयार करने में, जो कि झूठे तथ्यों के आधार पर पूरा बुना गया था, उसको तैयार किया जाए। चार्जशीट के मुताबिक मोदी के खिलाफ केस मजबूत बनाने के लिए, गलत सबूत और गवाह खड़ा करने के लिए मीटिंग्स के दौरान एक बार तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए की रकम भी मिली। इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नाम की संस्था की आड़ में आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर दंगों के पीड़ितों को कांटेक्ट किया। सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। चार्जशीट के मुताबिक दंगा पीड़ितों के दिमाग में फोर्सफुली ये बात डालने की कोशिश की गई कि गुजरात उनके लिए सेफ नहीं है, उन्हें यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। पीड़ितों पर दबाव बनाकर उन्हें अपना केस गुजरात के बाहर ट्रांसफर कराने के लिए फोर्स किया गया। चार्जशीट में एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि तीस्ता एंड गैंग ने दंगा पीड़ितों को पैसों का लालच तक दिया। चार्जशीट के मुताबिक मोदी के खिलाफ केस मजबूत करने के लिए गलत नाम जोड़कर फेक गवाह भी खड़े किए गए, पीड़ितों से फैक्ट छिपाए गए, गलत एफिडेविट बनाकर उन्हें भ्रमित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि अंग्रेजी में रॉन्ग फैक्ट्स वाले शपथ पत्र तैयार करवाए गए। शपथ पत्र में अंग्रेजी में क्या टाइप किया गया है या एफिडेविट में क्या लिखा गया है, यह दिखाए बिना और कम पढ़े लिखे या अंग्रेजी न जानने वाले पीड़ितों को बताए बिना तैयार कर दिए गए। चार्जशीट के मुताबिक होता यह था कि तीस्ता जो एफिडेविट तैयार करती थी उसे दंगा पीड़ितों से नोटरी करवाकर अपने पास रख लेती थी। 2002 से 2012 तक बिना किसी रोक टोक के वो ये सब नॉन स्टॉप करती रही। साधारण भाषा में समझें तो दंगा पीड़ितों को पता ही नहीं था कि तीस्ता उनके नाम पर किस तरह का बयान लिख रही है, मोदी के खिलाफ कौन सी स्क्रिप्ट फिट कर रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाखिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। आपके हिसाब से किसने किया, क्यों किया जाकिया जाफरी के? सब जानते हैं ना कि तीस्ता सीतलवाड़ जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, केवल और केवल। और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। गुजरात में तो आपकी सरकार थी इतने समय। गुजरात में हमारी सरकार थी, मगर जो एनजीओ थे उसको भारत सरकार ने मदद करी है, सब जानते हैं। और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया। तीस्ता अपनी मर्जी से विक्टिम की जानकारी के बगैर एफिडेविट में कुछ ऐसे पैराग्राफ इंसर्ट कर देती थी जिससे मोदी को डायरेक्ट टारगेट किया जा सके, मोदी के खिलाफ मजबूत केस कैसे बनाया जा सके। मगर जब वहीं विक्टिम एसआईटी के सामने पेश होते थे तो जो उनके बयान होते थे वो एफिडेविट से बिल्कुल अलग होते थे। जिन लोगों के नाम पर ये फेक एफिडेविट बनाई गई थी उन्हें भी प्रभावित किया गया, उन पर दबाव डाला गया। चार्जशीट के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ और दूसरे आरोपियों ने फेक स्टोरी वाली एफिडेविट को ओरिजिनल बताकर मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया। कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी इन्हीं फेक दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। ना मानने वाले गवाहों को कई बार धमकाया भी गया कि वो जैसा कहा जाता है उस हिसाब से उनका साथ दें। और सबसे बड़ी बात कि इनमें से ज़्यादातर गवाह इलिटरेट थे, उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि अंग्रेजी में फाइल किए जाने वाले जो एफिडेविट्स थे उसमें एक्चुअल में क्या लिखा गया है, और ज़्यादातर किस्सों में वो जो उन्हें बताया गया था उससे अलग ही फैक्ट्स होते थे। चार्जशीट के मुताबिक साजिशकर्ताओं ने गलत इरादे से मोदी के खिलाफ जानबूझकर प्रचार किया, माहौल बनाया।
इसके पीछे भी एक मकसद था। चार्जशीट के मुताबिक तीस्ता एंड कंपनी चाहती थी कि उनकी फेक स्टोरी लाइमलाइट में बनी रहे, उन्हें राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिलता रहे और नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर धीरे धीरे खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी नहीं कहते कि हम पर टैग लगाने का झूठा प्रयास किया, अब सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि झूठा टैग लगाने का प्रयास किया। जनमानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्वीकारा नहीं। मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आरोपों को चलाते गई। इन्वेस्टमेंट समिट होता था, हर अखबारों में दंगों पर आर्टिकल आ जाते थे, 10 साल तक, 12 साल तक कंटिन्यूअस आए। मोदी जी जब भी विदेश जाते थे, उनको एम्ब्रेस करने के लिए विदेश के अखबारों में आर्टिकल छपाए गए। एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए कैसा हो सकता है? मुझे तो लगता है आप जैसे व्यक्तियों ने थीसिस लिखना चाहिए। चार्जशीट में रिटायर्ड डीजीपी आरबी श्री कुमार और फॉर्मर आईपीएस संजीव भट्ट को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। कहा गया है कि उस वक्त राज्य सरकार का हिस्सा होने के बावजूद आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों को ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऐड कर दिया गया। चार्जशीट के मुताबिक इन दोनों ने तीस्ता के साथ मिलकर जबरदस्ती दंगा पीड़ितों के सिग्नेचर्स फर्जी दस्तावेजों पर करवाए। इतना ही नहीं, आरबी श्री कुमार ने तो एक बार पीड़ितों को धमकी भी दी कि तीस्ता की मदद करो, नहीं तो मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और तुम आतंकवादियों के निशाने पर आ जाओगे। चार्जशीट में एक और बड़ा खुलासा तत्कालीन आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को लेकर भी हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक संजीव भट्ट ने 27 फरवरी 2002 के 9 साल बाद गलत दावा किया था कि वो चीफ मिनिस्टर के घर पर 27 फरवरी के दिन बुलाई गई मीटिंग में हाजिर थे और तत्कालीन सीएम मोदी ने उनके सामने कहा था कि हिंदुओं को गुस्सा निकालने दो। चार्जशीट के मुताबिक सच्चाई यह है कि संजीव भट्ट उस दिन चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में हाजिर ही नहीं था। संजीव भट्ट ने वो बातें सिर्फ मोदी के खिलाफ तैयार की गई फेक केस मजबूत करने के लिए कही थी और वो खुद इस फेक स्टोरी में न फंसे, इसके लिए संजीव भट्ट ने दूसरे लोगों पर भी दबाव बनाया। चार्जशीट के मुताबिक अपनी कहानी मजबूत करने के लिए संजीव भट्ट ने उसकी बात न मानने वालों का अपहरण भी करवाया और उनकी इच्छा के खिलाफ फेक एफिडेविट बनवाया। चार्जशीट की एक और बड़ी बात, 27 फरवरी 2002 को संजीव भट्ट ने अपनी मोबाइल लोकेशन उस वक्त के सीएम मोदी के घर पर एस्टैब्लिश करने की भी फर्जी कहानी बनाई, जांच में शामिल दूसरे लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे, दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप यह था भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। उस वक्त जो इकोसिस्टम बनी थी, वो इकोसिस्टम ने एक झूठ के पुलिंदे को इतना हवा बनाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया कि इसकी इन्फ्लुएंस में सभी लोग थे, शायद कोर्टें भी होगी। सोचिए, कुछ लोगों ने मिलकर मोदी के खिलाफ कितनी शातिर चाल चली थी। गवाह बदल दिए गए, गवाही बदल दी गई, फर्जी स्क्रिप्ट लिख दी, फेक सबूत इकट्ठा कर लिए। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने कई सालों तक मोदी के खिलाफ झूठा नैरेटिव क्रिएट किया, दंगा पीड़ितों को फुसलाया, बहलाया, धमकाया। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में मोदी के खिलाफ झूठी कहानियां बनाई गई, देश और दुनिया को वही फेक स्टोरी सुनाई गई, मगर सच नहीं बताया गया। गुजरात का सच क्या है?
ये बाद में खुद मोदी को बताना पड़ा। फेक स्क्रिप्ट राइटर्स का कच्चा चिट्ठा कैमरे पर खोलना पड़ा। 2002 27 फरवरी शाम से मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कितने टीवी इंटरव्यू दिए, मैंने कितने मीडिया, प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिए, सारा कंपाइलेशन आप एएनआई की तरफ से देश को दो। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसको मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट अखबार नहीं होगा जिसको मैंने जवाब नहीं दिए। सबको जवाब दिए, सबको दिए हैं, हर सवाल का जवाब दिया है। 2002 से 2007 तक देता रहा। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं है, ये कोई अननोन कोई दुनिया है जो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है। फिर मुझे लगा कि जितना कहना था कह चुका हूं। जनता की अदालत में बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आया। तो किसी भी व्यक्ति की कसौटी करने के लिए जितने अवेलेबल माध्यम है उन सबसे मैं निकल चुका हूं, सबसे निकल चुका हूं। और इसलिए मैं मानता हूं जिनकी गाड़ी यहां अटकी है वो अपना, उनका तो रोजी रोटी हो गया, करते रहे, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मुझे अब इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे देश की जनता के लिए बहुत सारे काम करने हैं। सच तो यह है कि ये मोदी के वही दुश्मन हैं, ये वही इकोसिस्टम है जो उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने रास्ते से हटाकर कुर्सी हासिल करना चाहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।